नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्लेषण शुरू करने के पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने की घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे हर रोज के वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर जो भाषण दिया है, आधा सच आधा झूठ और देश को गुमराह करने वाला जो भाषण दिया है, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, चीड़-फाड़ करेंगे। सुबह 7:30 बजे 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू होता है और 103 मिनट, 1.5 घंटे से भी अधिक, लगभग पौने 2 घंटे तक चीख चीख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को दोषी ठहराते हैं और अपने को अपनी पीठ थपथपाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर चढ़ते हैं तो वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। भले ही वह इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्हें कम से कम राष्ट्रीय पर्व के दिन 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उन्हें विपक्ष को साथ लेकर के चलना चाहिए। बिना विपक्ष के भारत का समग्र विकास और जो ख्वाब है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, बगैर विपक्ष को साथ लेकर के चले उस उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सत्ता पक्ष की हर कमियों, हर गलतियों को अगर कोई पकड़ता है, सत्ता पक्ष को कोई रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, तो वह विपक्ष होता है। और इस बार 2024 के चुनाव में विपक्ष शक्तिशाली बनकर के उभरा है और उसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशानी है और विपक्ष उनके 24 घंटे उनके निशाने पर रहता है। लाल किले पर हो तब क्यों नहीं निशाने पर होगा, यह प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि भारत के समग्र विकास के लिए क्या विपक्ष को आप योगदान देने से रोक रहे हैं? क्या विपक्ष का हौसला खत्म कर रहे हैं? क्या विपक्ष को खत्म कर रहे हैं? जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में सीबीआई, ईडी, आईटी को सुपारी दे रखा है नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खत्म करने के लिए। और जब लाल किले से विपक्ष को खत्म करने की बात कहें, विपक्ष पर निशाना साधे, विपक्ष को भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और विकृत मानसिकता का कहें, तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें कि कांग्रेस ने बैल बुद्धि कहा है, यह बैल बुद्धि हमें देश में प्रगति की ओर ले जा रहा है या फिर यह बैल बुद्धि हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट के भाषण में ज़्यादा समय विपक्ष पर फप्तियां कसने, विपक्ष को गालियां देने, विपक्ष को भला बुरा कहने और बिना नाम लिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया है लाल किले से। और जिस तरह से उन्होंने परिवारवाद के साथ जातिवाद का नाम लिया, तो परिवारवाद का मतलब हुआ कि कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल को घेर रहे हैं। इसे वंशवादी, परिवारवादी मानते हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि इनकी पार्टी में कितने परिवारवादी भरे हैं और उन परिवारवादियों को कितना राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें कितना मलाईदार पदों पर बैठाया गया है, इसकी चर्चा नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। उन्हें दिखता है तो वही कांग्रेस का परिवारवाद, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद, लालू यादव का परिवारवाद, इसके अलावा उन्हें अपनी पार्टी का परिवारवाद नहीं दिखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब भाषण देना शुरू किया
तो अपने कुछ विभागों की उपलब्धियों से शुरू किया और लगा कि भाषण नीरस होता जा रहा है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब फेंकना शुरू किया, विपक्ष को गरियाना शुरू किया और जब उन्होंने ममता बनर्जी को घेरना का काम शुरू किया, राहुल गांधी को घेरने का काम शुरू किया, तो लगा कि उनके भाषण में अब ट्विस्ट आ गया है और उनका भाषण अब पिछले साल के तमाम भाषणों से कहीं बेहतर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 103 मिनट के भाषण में भविष्य का कोई रोड मैप नहीं दिखाया। उनकी सरकार इस देश के विकास के लिए कौन सी योजनाएं लागू करेगी और किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाएगी, इसका नाम नहीं लिया। हालांकि 2014 में उन्होंने जरूर कहा था अपने भाषण में, लाल किला से स्वच्छता अभियान के बारे में बताया था और सांसदों को एक गांव गोद लेने की बात कहा था। लेकिन 2014 से 2024 आ गया, कितने सांसदों ने कितने गांव को गोद लिया और कितने गांवों का विकास हुआ, गोद लिए हुए गांव के लोगों की कैसी स्थिति परिस्थिति है, इस पर आज कोई चर्चा नहीं है। न मीडिया इस पर सवाल उठाता है, न कोई नेता सवाल उठाता है, बल्कि स्वच्छता अभियान के बारे में जरूर सराहना किया जाएगा कि कुछ हद तक काम हुआ था, शौचालय बनाए गए थे, हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन उन शौचालयों में जब पानी तक की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे शौचालय किस काम के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उपलब्धियों की पीठ ठोकते हुए नजर आते हैं उस समय जब वह कहते हैं, हालांकि लाल किले से उन्होंने नहीं कहा, कि इस देश के 25 करोड़ लोग गरीब से अमीर हो गए हैं। इस देश में 8 करोड़ लोगों को पिछले 2-3 सालों में रोजगार नौकरियां मुहैया की गई हैं। लेकिन ये हवाई आंकड़े, ये कागजी आंकड़े जमीन पर सतह पर नहीं दिखे और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हुई थी। उम्मीद किया जा रहा था कि 8-9 करोड़ पिछले 3 सालों में नौकरियां देने की बात कहेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन नहीं कहे। यह भी उम्मीद किया जा रहा था कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से अमीरी रेखा में लाने की बात करेंगे, लेकिन इसे भी नहीं किया, क्योंकि फैक्ट चेक हो करके इस झूठ को पकड़ा जा सकता है और इस पर नरेंद्र मोदी की तौहीनी हो सकती है। इसलिए बड़े झूठ ला करके अपनी पीठ थपथपाने का काम तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से विपक्ष को नकारा, विपक्ष को भ्रष्टाचारी, विपक्ष को परिवारवादी, विपक्ष को विकृत मानसिकता का कहा, इससे नरेंद्र मोदी की बैल बुद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड पहले सांप्रदायिक सिविल कोड था। भारतीय जनता पार्टी 1980 में 24 अप्रैल 1980 में गठित की गई है और 1980 से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का हमेशा विरोध किया है। धर्मनिरपेक्षता को कभी वह पंथ निरपेक्षता कहा करती थी और कभी वह छद्म धर्मनिरपेक्षता कहती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने सिकलर कहा शुरू किया। सिक का मतलब बीमार और लर उसमें लगा दिया, सेकुलर को सिकलर बना दिया। तो इस तरह की इनकी विकृत मानसिकता है कि धर्मनिरपेक्षता से इन्हें शुरू से खतरा महसूस होता रहा है और सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाने, एक संस्कृति को आगे बढ़ाने, या यूं कहें कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने, बाकी धर्मों को पीछे छोड़ने या बाकी धर्मों को खत्म करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी और प्रधानमंत्री खुद करते रहे हैं।
और आज एकाएक वह पलटी मार गए और सेकुलरिज्म की सराहना करने लगे, धर्मनिरपेक्षता की सराहना करने लगे और कहने लगे यूसीसी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कॉमन सिविल कोड, बहुत पुराना मुद्दा है इनका। इनके 3 मुद्दे थे, एक अयोध्या में राम मंदिर बनाना, मस्जिद को गिराना, दूसरा 370 लाना और तीसरा कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि देश में तमाम धर्मावलंबी हैं और तमाम धर्मावलंबियों के अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग शादी और पूजा की पद्धतियां हैं, अलग अलग गोद लेने और सामाजिक कार्यों के नियम हैं। उनको एक नियम बनाया जाए और हिंदू धर्म में जो नियम है वही नियम हर धर्मों पर लादा जाए। मुसलमानों का जो कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बना हुआ है, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार पर सभी धर्म चले, यही इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड है और यह लागू नहीं हो सकता है। अयोध्या में कामयाबी मिल गई, अयोध्या के मुद्दे में, लेकिन चुनावी फायदा नहीं मिला। 370 में भी कामयाबी मिल गई 14 सालों में, 10 सालों में, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे अब यह सेकुलर सिविल कोड कह रहे हैं, इस सेकुलर सिविल कोड में और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या अंतर होता है, इसे तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन शब्दों का हेर फेर करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना और इस देश के तमाम धर्मावलंबियों के खिलाफ अपनी मनमर्जी से उनके धर्मों को तहस नहस करना, यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस देश का संविधान सभी धर्मों को फलने फूलने, सभी संस्कृतियों को विकसित होने और साझा संस्कृति बनाए रखने, आपसी भाईचारा सौहार्द बनाए रखने का संदेश देता है। और उसी संदेश के तहत आज़ादी के बाद से भारत चलता रहा है और आगे भी चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड कह करके उसे लागू करना चाहेगी तो संभव नहीं हो पाएगा। धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब नरेंद्र मोदी को शायद पता नहीं है, और धर्मनिरपेक्षता और सिविल कोड, नागरिक संहिता का मिलान कैसे कर रहे हैं, इसमें इनकी थीसिस क्या होगी, इनकी विचारधारा क्या होगी। हमें लगता है कि आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी, आरएसएस को खुश करने के लिए इन दिनों बड़ा घमासान चल रहा है नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में। उन्हें खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को फिर से लाने की बात कही है और इस पर चर्चा, बहस, डिबेट और वाद विवाद होने की बात कही है। वाद विवाद होना, चर्चा होना, डिबेट होना अच्छी बात है, संसद में भी इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से एक तरफा इसे लागू कर दे। उत्तराखंड में लागू भी हो गया है, मध्य प्रदेश में लागू होने की प्रक्रिया में है। तो जितने भी डबल इंजन राज्य हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं लागू कर दिया गया है, कहीं लागू होने की प्रक्रिया में है। अब उस पर बहस करके क्या होगा। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता कहा जा रहा है तो इसका क्या अर्थ होगा, इसकी क्या परिभाषा होगी, नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए, आरएसएस को स्पष्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलात्कार के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरना चाहा। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितना बलात्कारी नेता हैं उतना किसी पार्टी में नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारियों को बचाने वाले जितने लोग हैं उतना किसी पार्टी में नहीं होंगे। याद कीजिए, बिल्किस बानो के साथ इन्हीं भाजपाइयों ने बलात्कार किया था
उसकी दुधमुही बेटी को मार डाला था, उसके परिवार की हत्या कर दी थी और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। जब अदालत ने सजा दिया तो उनकी सजा को नरेंद्र मोदी की सरकार ने माफ कर दिया और उन्हें जेल के सीखचों से बाहर लाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया और फिर से वह बलात्कारी जेल में चले गए। तो बलात्कार के प्रति नरेंद्र मोदी का नजरिया क्या है, इसे समझने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बलात्कार करता है तो उसे नरेंद्र मोदी बलात्कार नहीं मानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है तो उसे नरेंद्र मोदी अनदेखा कर देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद बलात्कार करता है, उन्नाव केस देख लीजिए और हाथरस में क्या हुआ देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों में जितनी बलात्कार की बीभत्स घटनाएं हुई हैं, इतनी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई हैं, और हुई हैं तो उन पर संज्ञान लिया गया है, उन पर कार्रवाई हुई है। और बलात्कार पर रोक लगाने के लिए निर्भया कांड जो 2011-12 में हुआ था, उससे सबक लिया गया था और सबक लेने के बाद बलात्कारियों के खिलाफ कठोर कानून बनाए गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में बलात्कार को बढ़ावा दिया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बलात्कार करते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कठुआ में बलात्कार के समर्थन में जुलूस निकालते हैं, बलात्कारी का समर्थन करते हैं, एक नाबालिग बच्चे ने, जो कि हिंदू बच्चा था, मुस्लिम बच्ची के साथ मंदिर में रेप करता है और बच्ची को मार डालता है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसे दंड दिया जाना चाहिए था कानून के अनुसार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चूंकि बलात्कारी हिंदू था, इसलिए बलात्कार के विरोध में नहीं बल्कि बलात्कार के पक्ष में बलात्कारी बच्चे को बचाने के लिए जुलूस निकाला और रैलियां की थी। तो भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है कि बलात्कार से उसका नज़दीकी रिश्ता है। और बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह से उन्हें बहाल किया गया, जेल के सीखचों के बाहर लाया गया, उसे देश का बच्चा बच्चा भी जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन के राज्यों में जितने भी बलात्कार होते हैं उस पर पर्दा डालने का काम किया जाता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी के कोलकाता में अभी हाल में अस्पताल में बलात्कार हुआ है, हर व्यक्ति ने, हर बच्चे तक ने इसकी भर्त्सना की है। कोई भी समर्थन नहीं कर सकता बलात्कार जैसी घटना का। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के राज्यों में जब बलात्कार होता है तो वही दिखता है नरेंद्र मोदी को। उनके राज्य में जब होता है और उनके नेता जब करते हैं तो उसे नरेंद्र मोदी अनदेखा कर देते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जातिवाद पर प्रहार करते हुए ओबीसी जनगणना पर प्रहार किया है, ओबीसी जो कि 60% से अधिक है, नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा। ओबीसी जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के दबाव में नहीं कराना चाहते हैं। ओबीसी को उसकी संख्या बल नहीं मालूम हो सकता है जब तक जनगणना नहीं होगी, और जब तक संख्या बल का पता नहीं चलेगा तब तक उन्हें हक अधिकार नहीं दिया जाएगा। और हक अधिकार नहीं दिया जाएगा तो ओबीसी वर्ग के लोग, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा ही हमेशा जहालत की जिंदगी में, बीपीएल कार्ड धारक, गरीबी रेखा के नीचे बने रहेंगे। और नरेंद्र मोदी आरएसएस चाहता भी यही है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जिस हालत में हैं उसी हालत में बने रहें और इन्हें 4000 साल पहले की ओर ले जाना चाहिए, मनुस्मृति लागू करके, और इनके ऊपर राज करना चाहिए, इन्हें गुलाम बनाए रखना चाहिए, इन्हें नीच और शूद्र बनाए रखना चाहिए।
इसी मानसिकता के तहत नरेंद्र मोदी ओबीसी का कल्याण नहीं चाहते हैं और ओबीसी की जनगणना तक नहीं कराना चाहते हैं। और जब दूसरी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठाता है तो उसे जातिवादी कहा जाता है और उसकी जाति संसद में पूछी जाती है। अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से राहुल गांधी की जाति के ऊपर सवाल किया कि राहुल गांधी को तो खुद अपनी जाति का पता नहीं है, यह कैसे जाति का मुद्दा उठा रहे हैं। इस तरह की हेट स्पीच जो देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा। यही अनुराग ठाकुर था जिसने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, नारा लगाया था पब्लिक के बीच में। और जब यह नारा लगाया और दिल्ली का दंगा हुआ तो उसके बाद इसी नारे से इतना खुश हुए नरेंद्र मोदी कि इसका प्रमोशन कर दिए, राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बना दिए। और आज जब यह संसद में राहुल गांधी को कह रहा है कि राहुल गांधी को खुद अपनी जाति का पता नहीं है तो जाति का मुद्दा क्यों उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर यह कह रहा है। और यह बात तब और पता चल गई जब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके एक्स पर कहा कि नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर ने जो कुछ कहा है ठीक कहा है, हम इसका समर्थन करते हैं। यह एक युवा है और बहुत आगे बढ़ेगा और इसकी भूरी सराहना करते हैं अनुराग ठाकुर की। तो एक हेट स्पीच देने वाले, एक बिल्किस बानो कांड को लेकर के बलात्कारियों के समर्थन में जिस तरह से नारे लगाने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं। लेकिन लाल किले पर आते हैं तो इनकी बाणी में उल्टापन आ जाता है, उलट जाती है बाणी और आदर्श की बातें करने लगते हैं। तो यही है नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र चेहरा। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से परिवारवाद पर हमला किया है, इनकी पार्टी में सबसे ज़्यादा परिवारवादी है उसकी गिनती करके कांग्रेस पार्टी ने बता भी दिया है कि कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में परिवारवादी हैं। वंश परंपरा के अनुसार इनके बाप दादे भी राजनीति में रहे हैं और यह भी राजनीति में है। कांग्रेस ने उसकी सूची इन्हें दे दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2024 के लोकसभा के भाषण में जो कुछ भी कहा उसका लब्बो-लुआब यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को विकृत मानसिकता का ठहरा रहे हैं और खुद की पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में अगर हम आए हैं फिर से प्रधानमंत्री बन करके तो हम 3 गुना शक्ति के साथ, 3 गुना ऊर्जा के साथ काम करेंगे, विश्व को तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन हालात यह है कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय जितनी है उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि यह देश कभी विकसित हो सकता है या तीसरी इकोनॉमी बन सकता है। भारत में जो कुछ चल रहा है उसका दुनिया के देशों से एक बार देख लेना चाहिए कि दुनिया के देशों में क्या स्थिति है और हमारे देश की क्या स्थिति है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 200 देशों में भारत 136वें नंबर पर है। मतलब अफ्रीका के गरीब मोहताज देश भी प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब दहाड़ते हैं और कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय की बात भूल जाते हैं। इसी तरह से नरेंद्र मोदी को अपने पक्ष में जो दिखाई देता है अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं होता है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं अपने तमाम भाषणों से। नरेंद्र मोदी ने बीच गंगा में खड़ा होकर के कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते और जिस दिन करेंगे उस दिन सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन
फिर से हिंदू मुस्लिम पर उतर आते हैं और मंगलसूत्र, गाय गोबर, भैंस खोल ले जाना, टोटी खोल ले जाना, मुजरा कराने पर उतर आते हैं। तो यही नरेंद्र मोदी का असली चाल चरित्र चेहरा है, जिसे समझे जाने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि कुछ लोग विकृत मानसिकता के लोग हैं, राहुल गांधी और विपक्ष के बारे में कहा गया है, वे भारत का भला नहीं चाहते हैं। कुछ लोग देश की प्रगति नहीं चाहते हैं, सर्वनाश के सपने देख रहे हैं। देश को समझना होगा कि जो ईमानदारी से, समर्पण से काम कर रहा है, आपका दिल जीत रहा है, उसे अवसर देना चाहिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमेशा ईमानदारी और समर्पण से काम करेंगे। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली चाल चरित्र चेहरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।